हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें मैं जो ध्येय आईएएस का सेकंड टेस्ट सीरीज है उसका थर्ड पार्ट सॉल्व कराने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको एक जानकारी दे दूँ कि अभी ARO का जो 500 प्लस पदों का अधियाचन है वो यूपीपीएससी में पहुंच गया है। और जो यूपीपीसीएस का वो 800 प्लस पदों पे नोटिफिकेशन आएगा। फ्रेंड्स, अभी सीएम फेलोशिप स्कीम है, इसके तहत क्या किया गया है, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा ये मुद्दा फंस गया है। इसको सॉल्व करने में 4 5 10 दिन जैसे ही लगते हैं, उसके बाद से तुरंत ही आरओ और यूपीपीसीएस का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी जो तैयारी है अभी से शुरू कर देनी चाहिए। तो आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये नहीं पे ध्यान देना है। इन्हें जॉन डिग्बी ने अपना दीवान नियुक्त किया था, बिल्कुल सही। सॉरी फ्रेंड्स। इन्होंने 1814 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, न कि वेदांत सभा की। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1814 में, और वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी 1816 में। फ्रेंड्स, यहाँ एक चीज़ और भी ध्यान रखते हैं, 1817 में इन्होंने डेविड हेयर, ध्यान रखिएगा, डेविड हेयर के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ये क्वेश्चन पूछिए तो आईएएस में पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो ये सब याद रखने वाले पॉइंट हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो फिर आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। फिर फ्रेंड्स, ये आपका सही था, ये गलत था। इन्होंने नेपाल में बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया, बिल्कुल सही। फ्रेंड्स, 15 वर्ष की उम्र में ये नेपाल पहुंच गए थे और वहां पे उन्होंने बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, नहीं नहीं, ये इन्होंने आत्मा की जो अमरता है उसको स्वीकार किया था, और यहाँ दिया है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। पूछा क्या है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 2 और 4, ऑप्शन डी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी का गांधी जी ये फ्रेंड्स देखते हैं आपका, गांधी जी की 11 सूत्री मांगों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ नहीं पे ध्यान देने की जरूरत है। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपनी 11 सूत्री मांग पेश की, बिल्कुल सही। फ्रेंड, जब गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने वाले थे, तो उसके पहले गवर्नर जनरल जो इरविन था, उसको कन्विंस करने के लिए 11 सूत्री मांग पहले प्रस्तुत किए कि अगर इरविन जो है 11 सूत्री मांग को मान लेता है तो हम ये आंदोलन शुरू नहीं करेंगे। लेकिन वो पूरी मांग हुई नहीं थी। तो गांधी जी ने ये 31 जनवरी 1930 को 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की, बिल्कुल सही। इस मांग को उन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया, गलत। फ्रेंड्स, ये जो न्यू इंडिया बुक है, ये एनी बेसेंट की बुक है, श्रीमती एनी बेसेंट की बुक है। और गांधी जी ने अपने यंग इंडिया अपने पत्र यंग इंडिया के माध्यम से इस 11 सूत्री मांग को प्रस्तुत किया था। तो ये आपका न्यू इंडिया नहीं होगा। न्यू इंडिया किनका है? श्रीमती एनी बेसेंट का। फिर देखते हैं, इन मांगों में भू राजस्व में 70% की कटौती करने की मांग शामिल थी, गलत। भू राजस्व में 50% कमी करने की मांग की गई थी। सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती करने की मांग की गई थी, बिल्कुल सही, ये सही है। फिर जो सेना का व्यय है, सेना के व्यय में भी 50% कटौती करने की मांग की गई थी। फ्रेंड, जो राजनीतिक बंदी थे जितने, उनको रिहा करने की भी मांग की गई थी। और जो शराबबंदी को लागू करने की बात की गई थी। इस तरह से 11 सूत्री मांग प्रस्तुत की गई थी। तो आपका कौन सा सही नहीं है? तो आपका 2 और 3 सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 और 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूर्व पाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अतिरम पक्कम से प्राप्त हुए हैं। गलत। फ्रेंड, जो पूरा पाषाण काल था उसमें दो तरह के जो उपकरण थे वो चलते थे। एक आपका था चापर चॉपिंग पेबुल और दूसरा आपका था हैंड एक्स। हैंड एक्स दो प्रकार के थे। जो चापर चॉपिंग था ये आपका जो सोहन घाटी से मिला था, और ये जो आपका हैंड एक्स है ये आपका मद्रास के समीप अतिरम पक्कम से मिला था। तो यहाँ फ्रेंड्स उल्टा दिया। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी से मिले, तो गलत। जो हैंड एक्स की संस्कृति थी ये आपका अतिर पक्कम जो मद्रास के पास है वहां से मिले थे, और जो चापर चॉपिंग पेबुल की संस्कृति थी ये आपके सोहन घाटी से मिले थे। ये आपका यहाँ सोहन घाटी पे आ जाएगा, मतलब ये उल्टा दे दिया है। तो आपका दोनों कथन गलत है। तो उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? कोई नहीं, न तो ए न तो दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग के चेदिवंशीय शासक खारवेल कहा गया कलिंग के चेदिवंशीय शासक खारवेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो फ्रेंड्स आप इसको ध्यान से एक बार देख लें, ये क्या कह रहा है। कलिंग शासक खारवेल के बारे में सब जानते हैं कि इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये नहीं पे ध्यान देने की जरूरत है। इसका हाथी गुम्फा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है, बिल्कुल सही। जो कलिंग वंश का जो खारवेल शासक है तो उसने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में ये लिखा है कि जो नंद वंश का शासक महापदम नंद था, नंद वंश का शासक महापदम नंद एक बार कलिंग गया और वहां पे उसने नहर बनवाई थी। तो खारवेल शासक ने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में ये लिखा है कि महापदम नंद द्वारा जो नहर बनवाई गई थी कलिंग में, मैंने उसका विस्तार किया। तो पहले नहर बनवाई गई थी महापदम नंद के द्वारा, लेकिन बाद में जो खारवेल है उसका विस्तार करवाया। तो ये इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। तो ये सही है। और खारवेल जो कलिंग के जो वंशी खारवेल हैं, तो कलिंग वंश में जो चेदी वंशी खारवेल है, तो देखा जाए तो जो कलिंग वंश में चेदी वंश है इसकी स्थापना किसने की थी? मेघवाहन ने। ये भी याद करने की जरूरत। मेघवाहन ये भी इम्पोर्टेंट है कि चेदी वंश की स्थापना कौन की थी? मेघवाहन ने। तो फिर अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने का उल्लेख है, गलत। फ्रेंड्स, जो खारवेल है चेदी वंश का शासक खारवेल, उसने ये हाथी गुम्फा अभिलेख में ये भी लिखा है कि जो नंद वंश का शासक महापद्मनंदा कलिंग आया था, वो जीन सेन की जो प्रतिमा, जीन सेन जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उनकी जो प्रतिमा थी उठा के लेके पाटलिपुत्र लेके चला गया था। तो खारवेल ने कहा मैंने वो जो जीन सेन की प्रतिमा थी वो पाटलिपुत्र से फिर क्या कलिंग लेकर आया। तो ये जो चेदी वंश के शासक खारवेल है, इन्होंने अपने हाथी गुम्फा अभिलेख में ये जैन भिक्षुओं को ग्राम देने का उल्लेख किया है। मतलब कि यहाँ पे ये जो हाथी गुम्फा अभिलेख है ये जैन धर्म से संबंधित है, न कि बौद्ध भिक्षुओं से। तो ये गलत हो जाएगा। इसने पांड्य शासकों के यहाँ गधे से हल चलवाया था। इसमें ये भी मेंशन है कि जो खारवेल शासक था वो दक्षिण भारत के चोल चेर पांड्य थे, वो तीनों को पराजित किया था तथा पांड्य शासकों के यहाँ गधे से हल चलवाया था। ये सही है। तो पूछा क्या गया कौन सा सही नहीं है? तो बी सही नहीं है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करने में निम्नलिखित में से किन का योगदान है? कूट के माध्यम से सही सुने। फ्रेंड्स, तेलुगु भाषा में महाभारत का जो अनुवाद करना था सबसे पहले नन्नया ने शुरू किया था। नन्नया शुरू किए, फिर ये पूरा खत्म नहीं कर पाए। तिकन्ना जो थे ये उसको पूरा करने की कोशिश की, लेकिन ये भी पूरा नहीं कर पाए। फिर येर्रा प्रगदा, इन्होंने क्या किया, वो जो तेलुगु भाषा में महाभारत का अनुवाद किया गया था उसको पूरा किया। तो आपके 1 2 3 तीनों सही, तीनों ने मिलके उसको पूरा किया था।
और वीरभद्र कौन थे? इन्होंने क्या किया था, जो कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम है उसका तेलुगु भाषा में अनुवाद किया था। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का तेलुगु भाषा में अनुवाद किसने किया था? वीरभद्र ने। और महाभारत का किसने करा किया था? नन्नया तिकन्ना और येर्रा प्रगदा ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र हैं? फ्रेंड्स अयोध्या। फ्रेंड्स अयोध्या में कई तीर्थंकरों का जन्म हुआ है। पहला आपका हो जाएंगे जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हो जाएंगे। दूसरे आपके अजीत नाथ हो जाएंगे। फिर तीसरे आपके कौन सा हो जाएंगे? अनंतनाथ हो जाएंगे। फिर अभिनंदन नाथ हो जाएंगे। फिर सुमित नाथ हो जाएंगे। ये जो है अयोध्या में जन्म लिए थे। फ्रेंड्स ये पूछता है क्वेश्चन। फ्रेंड्स जो 2024 का मैंने पीसीएस मेंस दिया था, तो मेंस में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि इस जैन धर्म की जो इतने स्थल है क्या इंपॉर्टेंस है, तब मैंने ये सब याद किया था। तो ये याद रखने की जरूरत है, प्रीलिम्स में पूछ सकता है। तो इन पांचों का जन्म अयोध्या में हुआ था। फिर मथुरा में जो जब महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु हुई, उनको निर्वाण प्राप्त हुआ, कैवल्य की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद जो एक जम्बू स्वामी थे उनका जो संबंध था, उनका जन्म था वो मथुरा से रिलेटेड था। तो मथुरा भी, और कुषाण काल में मथुरा जो था जैन धर्म के लिए, जैन धर्म की जो मूर्तियां बनाई जाती थी, जैन धर्म के जितने तीर्थंकर थे, जैन धर्म के लिए काफी फेमस था। तो मथुरा भी क्या है आपका जैन धर्म से संबंधित है। महोबा में जैन धर्म के जितने साधु संत, जितने मतलब मोंक थे, तो वो क्या करते थे, महोबा में जो जैन धर्म की गुफाएं पाई जाती हैं वहां रहते थे। तो ये जो महोबा है वो जैन धर्म के जो साधु थे जिस गुफा में रहते थे, तो गुफा के लिए फेमस है। तो ये भी आपका जैन धर्म से संबंधित है। और काशी में भी कई सारे तीर्थंकरों का जन्म हुआ है, जिसमें सबसे फेमस है आपके पार्श्वनाथ, 23वें तीर्थंकर। फिर सुपार्श्वनाथ हैं, पार्श्वनाथ, फिर सुपार्श्वनाथ, फिर श्रेयसनाथ आ जाएंगे, फिर आपके चंद्र प्रभु आ जाएंगे। फिर श्रावस्ती भी आपका जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे किनका जन्म हुआ था? संभवनाथ का। फ्रेंड्स ये आरोम पूछा हुआ क्वेश्चन है। श्रावस्ती से कौन संबंधित है? संभवनाथ तीर्थंकर। और रौनाही फ्रेंड्स ये अयोध्या के पास स्थल है, ये भी आपका जैन धर्म से संबंधित होते। ये आपका जितने भी स्थल हैं सब आपके जैन धर्म से संबंधित हैं। तो आपका उपयुक्त तो सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत काल में निम्नलिखित प्रशासनिक विभागों में कौन सा एक फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है? फ्रेंड जो फिरोज शाह तुगलक था उसने बहुत सारे समाज सेवा का कार्य किया और इससे संबंधित विभागों की भी स्थापना की, जैसे दीवान ए बंदगान, ये आपका दास विभाग से संबंधित था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है किससे संबंधित था? दास विभाग से संबंधित था। दारुल सफा खैरात अस्पताल से संबंधित था। दीवान एक कोही एक कृषि संबंधित था, किसानों को लोन देता था, कृषि से संबंधित था। दीवान ए इस्तिहाक ये पेंशन से संबंधित था। तो फ्रेंड्स जो दीवान ए कोही था इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। किसानों को जब अकाल पड़ गया तो किसानों को क्या किया, एक सस्ते लोन पे या फिर कर्ज या फिर लोन मुहैया कराया। तो ये लोन मुहैया कराने के लिए उसने दीवान ए कोही विभाग की स्थापना की। तो इसकी स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। और पूछा क्या गया फिरोज शाह तुगलक से संबंधित नहीं है, तो यही होगा क्योंकि इसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। और दीवान ए बंदगान, दारुल सफा और दीवान इस्तिहाक इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स पहले मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं फ्रेंड्स, एक कोल्डिहवा स्थान है, कोल्डिहवा ये आपका प्रयागराज में है। और एक आपका लहुरा देव है, लहुरा देव आपका संत कबीर नगर में है। तो पहले माना जाता था जो कोल्डिहवा है जो प्रयागराज में स्थित है, ये भारत में कृषि का साक्ष्य देने वाला सबसे पुराना स्थल है, जो लगभग 6500 ईसा पूर्व का है। तो लेकिन अब जो नया रिसर्च हुआ उसमें ये पता चला कि जो लहुरा देव है
लहुरा देव जो संत कबीर नगर का है, यहाँ से कृषि के धान के भूसी के साक्ष्य मिले हैं, धान के उपज के, धान की कृषि के साक्ष्य मिले हैं। उसमें ये जो है ये कब का है, 9000 से 7000 वर्ष पुराना है। तो सबसे पुराना कौन हुआ आपका, लहुरा देव। पहले माना जाता था कि कोल्डिहवा सबसे पुराना है, लेकिन अब माना जाता है कि जो लहुरा देव है कृषि का साक्ष्य देने वाला सबसे पुराना स्थल है। तो फ्रेंड्स ये मिलान करना स्थल और साक्ष्य का। तो फिर लहुरा देव क्या है, लहुरा देव कृषि का प्राचीनतम स्थल है। फ्रेंड्स मैंने बताया, क्योंकि पहले कोल्डिहवा माना जाता था, लेकिन अब लहुरा देव हो गया है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है, ये चेक करना चाहता है कि क्या जो कैंडिडेट है उनको ये जानकारी है कि नहीं। तो आप अगर एक ही ऑप्शन मिलाते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा, क्योंकि जो डी का पहला है वो कहीं नहीं है, केवल एक में ही, ऑप्शन ए में ही है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन सही हो गए। लेकिन और भी मिला लेते हैं। जो महादहा ये आपका ये प्रतापगढ़ में है, ये भी याद रखने की जरूरत है, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। प्रतापगढ़ का मध्य पाषाण कालीय स्थल है, ये यहाँ से मिली है युगल समाधियां। कोल्डिहवा, कोल्डिहवा से मिला है आपका कौन सा, ये झोपड़ी का फर्श मिला है। और सराय नहार से आपका क्या मिला है, कच्ची ईंट के आवास मिले हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स यहाँ अधिनियम है और इसको उसके वर्ष से मिलान करना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फ्रेंड्स ये सबको मालूम है, आया था 1878 में लॉर्ड लिटन के समय। लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया, जिसके तहत जो भारतीय भाषा के पत्र थे, समाचार पत्र थे, उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये 1878 में आया था। समाचार पत्र अधिनियम ये आपका 1908 में आया था। भारतीय समाचार पत्र अधिनियम ये 1910 में आया था। और पंजीकरण अधिनियम आपको 1867 में आया था। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ए का एक, फिर बी का आपका फोर्थ हो जाएगा, ये का सी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना इस्लाम के प्रति हिंदुओं में भाईचारा एवं सम्मान की भावना जगाने के लिए किया। फ्रेंड्स ये है अल्लोपनिषद। ये अल्लाह मुस्लिमों का प्रतीक है और उपनिषद हिंदुओं का प्रतीक, मतलब हिंदू और मुस्लिमों में भाईचारा लाने के लिए अल्लोपनिषद की स्थापना, अल्लोपनिषद नामक ग्रंथ की रचना कराई थी। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्नलिखित में से किस विजय अभियान के बाद उस स्थान का नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद रख दिया। फ्रेंड्स हम लोग को मालूम है जो अलाउद्दीन खिलजी था वो 1303 में चित्तौड़ जो मेवाड़ की राजधानी है इसका अभियान किया था। और यहाँ पे जो राजा रतन सिंह थे जिनकी पत्नी का नाम पद्मावती था, सबको फ्रेंड्स मालूम है। तो यहाँ का जब विजय, चित्तौड़ का विजय किया था, तो चित्तौड़ का नाम बदल के अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पे खिजराबाद रख दिया था। तो ये पद्मावती मूवी से सबको मालूम है कि चित्तौड़ का ही अभियान किया था, लेकिन ये जो नाम बदला गया था ये फ्रेंड्स सबको मालूम नहीं होता, इसका नाम खिजराबाद रख दिया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त कर दिया और उसके कार्यों को हस्तांतरित कर दिया। तो किया था ये राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके कथन कारण वाले क्वेश्चन है। आत्मसम्मान आंदोलन के प्रमुख नेता टी.एम. नायर और पी. त्यागराज थे। गलत। जो आत्मसम्मान आंदोलन था जो दक्षिण भारत में शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था आपका ईवी रामास्वामी द्वारा, जिनको पेरियार भी कहते हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया था। और इस आंदोलन का उद्देश्य समकालीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था को जाति, धर्म और ईश्वरीय आस्था के बिना एक तर्क संगत समाज में परिवर्तित करना था। बिल्कुल सही। तो आपका कथन गलत हो जाएगा और कारण सही हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सही होगा, ए गलत है परंतु आर सही, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1819 में समाचार दर्पण अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित पहला साप्ताहिक समाचार पत्र था। फ्रेंड्स गलत। जो 1819 में समाचार दर्पण जो समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था, ये अंग्रेजी का नहीं था बल्कि बांग्ला का था, बांग्ला भाषा में था, बंगाली भाषा में।
तो ये आपका बांग्ला समाचार पत्र था, समाचार दर्पण। समाचार दर्पण का प्रकाशन गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ, ये सही है। तो आपका कथन कौन सा सही है? तो केवल 2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में प्रसिद्ध कथन, बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने अपने शत्रु को कुचल दिया, किसने कहा था? फ्रेंड्स, जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, हम सबको मालूम है, टीपू सुल्तान और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन सा था उस समय? कार्नवालिस के बीच हुआ था। फ्रेंड्स, इसकी मैं जानकारी दे दूं, जो ये 1700 आपका 90-92 में हुआ था, उस समय जो मराठे और निजाम को ये कार्नवालिस ने अपनी ओर कर लिया और टीपू सुल्तान अकेला हो गया। इन तीनों ने मिलकर टीपू सुल्तान को पराजित किया। तो तभी कार्नवालिस ने ये कहा था कि मैंने अपने मित्र को शक्तिशाली बनाए बिना, जैसे मराठा और निजाम इसके मित्र हो गए थे, लेकिन इनको ये युद्ध तो जीत लिया, टीपू सुल्तान को हरा के तो जीत लिया, लेकिन जो इसके मित्र थे मराठा और निजाम, इनको क्या किया? शक्तिशाली नहीं बनाया। क्या किया था इसने? जो ये तुंगभद्रा और कृष्णा नदी जो थी उसके आसपास का थोड़ा सा क्षेत्र क्या किया? मराठा और निजाम को दे दिया था और उनको बहुत ज्यादा शक्ति प्रदान नहीं की थी। तो इस युद्ध में ज्यादा अंग्रेजों का फायदा हुआ, मराठा और निजाम का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ था। इसीलिए लॉर्ड कार्नवालिस ने कहा कि बिना अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए हमने शत्रु को कुचल दिया, शत्रु यानी टीपू सुल्तान को कुचल दिया। तो ये लॉर्ड कार्नवालिस का कथन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा किए गए कार्यों को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स, अकबर का काल में जो सामाजिक कार्य हुए थे वो बहुत पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स, इसने 1500 क्या किया था? 62 में दास प्रथा को समाप्त कर दिया था, ये भी पूछा जाता है। 1563 में क्या किया था? जो तीर्थ कर था उसको समाप्त कर दिया था। 1564 में क्या किया था? जजिया कर को समाप्त कर दिया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? 1571 में। तीर्थ कर यात्रा समाप्त कब किया था? ये 1563 में भी मैंने बताया। मजहर की घोषणा की थी 1579 में। और जजिया कर समाप्त कब किया था? 1564 में। तो फ्रेंड्स, और भी पूछा जाता है कि ये जो अकबर था गुजरात विजय किया था, गुजरात विजय कब किया था? 1572 में। और गुजरात अभियान के दौरान ही अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था। और जब गुजरात विजय किया तो इसके उपलक्ष्य में इसने बुलंद दरवाजा बनवाया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबर ने बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य बनाया था? 1573 में बुलंद दरवाजा बनवाया था। और बुलंद दरवाजा बनाया था जब 1572 में जो गुजरात विजय की थी तब। तो फिर आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा आएगा? तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 में, ये पहले स्थान पे आ जाएगा। फिर आपका जजिया कर 1564 दूसरे स्थान पे आ जाएगा। फिर तीसरे पे आ जाएगा आपका फतेहपुर सीकरी की स्थापना, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फिर चौथे पे आ जाएगा मजहर की घोषणा। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? 2 4 1 3, 2 4 1 3, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनतकालीन पदाधिकारी शाही दरबार का शिष्टाचार एवं वैभव बनाए के लिए उत्तरदायी था? ये था अमीर ए हाजी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल सही। इसमें भारत को ऐच्छिक रूप से राष्ट्रमंडल से अलग होने का अधिकार था। जो क्रिप्स प्रस्ताव था उसमें कहा गया था भारत को यह अधिकार है कि वो राष्ट्रमंडल से अलग हो सकता है, तो ये भी सही है। लेकिन ये जो कारण है कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो ए तथा आर दोनों सही है, किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में ऐसी भूमि जो सीधे राज्य के नियंत्रण में थी, इन ग्रामों के किसान राज्य को कर देते थे, कहलाती थी, वो थी भंडारवाद। फ्रेंड्स, जो ये विजयनगर का जो साम्राज्य राजा था उसके नियंत्रण में जो भूमि थी डायरेक्ट उसके पास जाती थी, उस भूमि को कहा जाता था भंडारवाद। फ्रेंड्स, ये उबंगली ग्राम क्या था?
ये था किसी सेवा के बदले जो भूमि दी जाती थी उसको उबंगली ग्राम कहा जाता है। और कुटग्गी क्या था? कुटग्गी जो पट्टे पे भूमि दी जाती थी उसको कुटग्गी कहता है। कुटग्गी मतलब पट्टे पे देने जाने वाली भूमि। उब उबल्ली उबल्ली ग्राम ये आपका था, ये किसी सेवा के बदले दी जाने वाली भीम। और जो भंडारावाद ग्राम था ये जो राजा था विजयनगर के जो शासक थे उसके डायरेक्ट नियंत्रण में रहने वाली भूमि थी भंडारवाद। जैसे सल्तनत काल में खालसा भूमि थी, ये भी पूछा जाता है कि सल्तनत काल में जो शासक के जो केंद्रीय शासक था राजा था तो उसके सुल्तान सुल्तान के नियंत्रण में जो भूमि थी उसका क्या नाम था? उसको खालसा भूमि कहा जाता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा स्थल सुरकोटदा तथा धौलावीरा खंभात की खाड़ी में स्थित है। गलत। हड़प्पा स्थल लोथल तथा रंगपुर कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ये भी गलत। फ्रेंड्स, जो हमारी जो इंडिया का मैप है ये आपका कच्छ की खाड़ी हो जाता है, कच्छ की खाड़ी। और जो यहाँ पे आता है ये आपका खंभात की खाड़ी है। ये कच्छ की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी, अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। ये खंभात की खाड़ी। तो जो हड़प्पा स्थल सुरकोटदा और धौलावीरा था ये आपका यहाँ कच्छ की खाड़ी में स्थित था, सुरकोटदा और धौलावीरा। और धौलावीरा से एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है फ्रेंड्स, धौलावीरा से जो कर्क रेखा है वो धौलावीरा से होकर गुजरती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धौलावीरा और सुरकोटदा आपका कच्छ की खाड़ी में था, लेकिन दे दिया गया है खंभात की खाड़ी में, इसलिए गलत हो गया। और जो लोथल और रंगपुर था ये खंभात की खाड़ी में था, लेकिन ये कच्छ की खाड़ी में दे दिया, तो उल्टा दे दिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो पूछा कौन सा कथन सही है? न तो एक, न ही दो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में अनेक संप्रदाय अस्तित्व में आए, निम्न इसके कौन सा सही सुमेलित नहीं है? घोर अक्रियवाद ये पूरन कश्यप के द्वारा दिया गया था। पूरन कश्यप ने घोर अक्रियवाद का सिद्धांत दिया था। और अजीत केशक कम्बलीन ने क्या किया था? ये नितांत भौतिकतावादी का सिद्धांत दिया था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनिश्चयवादी संजय विटलिपुत्र, भौतिकतावादी पकुधकच्चयायन था। आजीवक सबको मालूम है, आजीवक संप्रदाय का संस्थापक कौन था? मक्खली पुत्र गोसाल। फिर यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्न में से किनसे अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है? फ्रेंड्स, हम लोग को मालूम है कि अशोक ने 2 प्रकार के शिलालेख इंस्क्रिप्शन दिए थे। इसमें जो बड़ा एक था आपका बृहद शिलालेख, बृहद शिलालेख, एक था लघु शिलालेख। बृहद शिलालेख में आपके 14 इंस्क्रिप्शन आते हैं, जिसमें आपको मालूम है 13वें में था कलिंग का युद्ध, पहले दूसरे में चोरचेर पांड्यों की बारे में जानकारी दी थी। तो ये 14वां जो था इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये किसी और वीडियो में 14 के बारे में बता दूंगी, लेकिन इसमें ये पूछा है कि लेकिन जो ये बृहद 14 शिलालेख थे इसमें अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, जबकि इसमें ये दिया गया है, इसमें पूछा गया अशोक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानकारी। तो जो अशोक का जो ये अशोक का लघु शिलालेख था, माइनर इंक्रिप्शन, तो जो माइनर था उसमें क्या मिलता? अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। तो लघु शिलालेख, तो लघु शिलालेख में कौन से आ जाते हैं आपके? मान लीजिए कि ये आपका ये इंडिया का मैप, तो यहाँ आपका राजस्थान में आ जाएंगे। राजस्थान में कौन सा है? भाबरू। राजस्थान में जो भाबरू शिलालेख है, तो भाबरू लघु शिलालेख है। यहाँ पे अशोक को क्या किया गया है? देवा नाम प्रिय, मतलब देवताओं का प्रिय, अशोक को देवताओं का प्रिय कहा गया है। और इसी भाबरू शिलालेख से क्या और जानकारी मिलती है? त्रिरत्न की जानकारी मिलती है। अशोक के भाबरू लघु शिलालेख पे त्रिरत्न यानी बुद्ध धम्म संघ, इस तीनों के बारे में लिखा गया है। फिर आपका मध्य प्रदेश में, यहाँ ये राजस्थान है, ये आपका मध्य प्रदेश में चले जाएंगे तो मध्य प्रदेश में गुर्जरा है। गुर्जरा, फ्रेंड्स, गुर्जरा में अशोक के नाम का उल्लेख है, यानी जो शासक उस समय था अशोक, अशोक का नाम कहाँ उल्लेखित किया गया है? गुर्जरा में किया गया है। फ्रेंड्स, जब कर्नाटक में आएंगे लघु शिलालेख में, तो कर्नाटक में आपको 3 शिलालेख पाए जाएंगे, लघु शिलालेख पाए जाएंगे। एक मास्की
नेत्तूर, मास्की, नेत्तूर एवं उड्डेलेगोलम, उड्डेलेगोलम। तो मास्की, नेत्तूर और उड्डेलेगोलम तीनों से अशोक के नाम का उल्लेख होता है कि इन तीनों पे अशोक का नाम उल्लिखित है। लेकिन इनमें जो मास्की मास्की है, तो मास्की पे एक चीज और उल्लिखित किया गया है, मास्की पे लिखा गया है अशोक को बुद्ध शाक्य। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि अशोक को बुद्ध शाक्य किस लघु शिलालेख में कहा गया है, तो मास्की में कहा गया। और मास्की कहाँ स्थित है आपका? कर्नाटका में। तो आपका यहाँ व्यक्तिगत जीवन की जानकारी किस शिलालेख से मिलती है, तो आपको लघु शिलालेख से मिलती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी विशेषता आईने दहसाला पद्धति की नहीं है? फ्रेंड्स, ये इसको मैं पिछले वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। यह रैयतवाड़ी व्यवस्था ही थी जिसमें बिचौलिए का कोई अस्तित्व नहीं था। बिल्कुल सही। आईने दहसाला व्यवस्था का सर्वोच्च अधिकारी दीवान ए आला होता था। ये भी सही। यह व्यवस्था मुख्य तौर पर जब्ती व्यवस्था का ही सुधरा हुआ रूप है। ये भी सही। यह 10 वर्ष के लिए अस्थायी व्यवस्था थी। गलत। इसमें टाइम पीरियड का कोई मेंशन नहीं था, तो ये आपका यही नहीं है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, आपका पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ग्रंथ दिया है और लेखक का नाम। महाभाष्य पतंजलि। फ्रेंड्स, महाभाष्य क्या है? जो पाणिनि है, पाणिनि ने व्याकरण लिखा है, तो व्याकरण पे पतंजलि ने एक टीका लिखा है, तो उसी टीका को क्या कहा गया? महाभाष्य। तो महाभाष्य किसकी रचना है? पतंजलि की। मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना, ये भी सही है। बुद्ध चरित, ये अश्वघोष की रचना है। अश्वघोष की रचना क्या है? बुद्ध चरित। और इसमें जो बुद्ध का जीवन काल है, पूरा जन्म से लेके मरण तक पूरा दर्शाया गया है। तो बुद्ध चरित किसकी रचना? अश्वघोष की। तो यही आपका गलत है। पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो बुद्ध चरित, यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नाट्य शास्त्र किसकी रचना है? सबको मालूम है, भरत मुनि की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, ये भी पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, एक बार आपको रिवाइज करा दूं। कोहम स्तंभ लेख कहाँ है? ये आपका गोरखपुर में है। गढ़ता नहीं, गढ़वा है। ये गढ़वा अभिलेख कहाँ है? प्रयागराज में। भीतरी अभिलेख सबको मालूम है, गाजीपुर। और इंदौर ताम्रपत्र कहाँ है? बुलंदशहर। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कथन कारण वाले क्वेश्चन है, देख लेते हैं। कथन कारण में क्या कहा गया है? एडजस्ट कर लो इसको पहले। ये है आपका वर्ष 1761 में पानीपत की तृतीय लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता प्राप्त नहीं। बिल्कुल सही। मराठा अकेले लड़ते रहे। फिर मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण अन्य शासक इनके खिलाफ हो गए। बिल्कुल सही। जो मराठा थे अपने साम्राज्य का विस्तार करते जा रहे थे, इसलिए जो अन्य शासक थे उनसे नाराज हो गए, उनका सहयोग नहीं किए तृतीय पानीपत युद्ध में। तो आपका ये भी ऑप्शन सही है। तो आपका ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर द्वारा समर्थन प्राप्त वहदत अल वजूद की अवधारणा का तात्पर्य क्या था? परम तत्व की एकता। इसमें ये कहा गया था जो अल्लाह है, जो ईश्वर है, वो एक ही है। तो ये परम तत्व की एकता हो जाएगा, मतलब एक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग में कौन से गुप्त काल के संबंध में सत्य हैं? भाग क्या था? भू राजस्व में राजा का हिस्सा, जो भू राजस्व था उसमें राजा का जो हिस्सा था उसको भाग कहते थे। श्रेणी क्या था? व्यापारिक वर्ग का प्रधान। फ्रेंड्स, जो व्यापारिक वर्ग था उसको श्रेणी कहा जाता था। अब व्यापारिक वर्ग के जो प्रधान थे उसको श्रेष्ठी कहा जाता था। अब ये पूछा गया व्यापारिक वर्ग का प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता था। अगर सिर्फ यही रहता था व्यापारिक वर्ग, तो व्यापारिक वर्ग को श्रेणी कहा जाता था, न कि व्यापारिक वर्ग के प्रधान को श्रेष्ठी कहा जाता है, श्रेष्ठी, और व्यापारिक वर्ग को श्रेणी कहा जाता है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। भुक्ति फ्रेंड्स, जो गुप्त काल में केंद्रीय सत्ता थी, फिर कई सारे प्रांत थे, तो गुप्त काल में इन प्रांतों को प्रांत न कह के भुक्ति कहा जाता था। लेकिन आपका ये यहाँ पे दे दिया है प्रशासनिक विभाग, इसको प्रशासनिक विभाग सही मान सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आपका ये कहीं भी
केवल एक नहीं है, ये तो पक्का आपका गलत है। इसको प्रशासनिक विभाग में मान सकते हैं, क्योंकि इसका जो केंद्रीय सत्ता था उसका प्रांतीय रूप में विभाजन किया गया था, तो प्रशासनिक विभाग थोड़ा आसानी रूप में कह सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट इसका जो आंसर है वो होगा कि जो भुक्ति था वो प्रांत था, प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था गुप्त काल में। ये भी आपका आरओ या पीछे से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो भुक्ति क्या कहता था, गुप्त काल में जो प्रांत थे उनको भुक्ति कहा जाता था। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ये आपका दो तो बिल्कुल गलत है, एक और तीन, एक और तीन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद तथा कर्नाटक के मध्य उत्तराधिकार विवाद का मूल कारण था। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। फ्रेंड्स, कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो केवल उत्तराधिकार के कारण हुआ था। उत्तराधिकार हैदराबाद में दो लोग थे, एक थे नासिर जंग, एक थे मुजफ्फर जंग। तो जो मुजफ्फर जंग थे इनको कर रहा था समर्थित, फ्रांस कर रहा था, और जो नासिर जंग थे इनको अंग्रेज समर्थित कर रहे थे। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जब सेकेंड कर्नाटक युद्ध में हैदराबाद में जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ तो नासिर जंग का समर्थन किसने किया, अंग्रेजों ने। मुजफ्फर जंग का समर्थन किसने किया, फ्रांस में। फिर वही जब कर्नाटक का बात है, कर्नाटक में भी दो लोग उत्तराधिकार के लिए लड़ रहे थे। एक लोग थे आपके अनवरुद्दीन और दूसरे थे चंदा साहब। तो चंदा साहब का समर्थन किसने किया, चंदा साहब का किया किसने, फ्रांसों ने। और अनवरुद्दीन का किसने समर्थन किया, अंग्रेजों ने। तो इन्हीं के बीच में ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मिलान वाला क्वेश्चन है, जो प्राचीन नाम नदी का है, फिर आधुनिक नाम मिलान का नाम। विस्तता फ्रेंड झेलम का नाम है, शतुद्री सतलज का नाम है, सुषमा सोहन नदी का नाम है, पुरुषनरी रावी का नाम है, और अगर रहता अस्किनी चिनाब नदी का पुराना नाम है। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, आपका ए का एक, बी का तीन, सी का दो, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कूट के माध्यम से सत्य कथन का चयन करें। अप्रैल 2025 में तेलंगाना अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। बिल्कुल सही, तेलंगाना देश का प्रथम राज्य बना जिसने अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण को लागू किया था। तो ये आपका ऑप्शन ए सही है। अप्रैल 2025 में मध्य प्रदेश एआई आधारित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम शुरू करने वाला देश का प्रथम राज्य बना। बिल्कुल सही। एमपी ने क्या किया था, इसने रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम को शुरू किया जो कि एआई बेस्ड रहा था। तो ये पहला राज्य एमपी बना था। तो दोनों सही है। तो आपका कथन ए और दो दोनों सही, ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में जारी वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचकांक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सत्य कथन बताइए। यह रिपोर्ट अंकटाड द्वारा जारी की जाती है। बिल्कुल सही। भारत का इस सूचकांक में 36वां स्थान था। बिल्कुल सही। ऑप्शन ए और दो दोनों सही, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्थित त्रिकोमाली बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट है, को ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में समझौता ज्ञापन किया। फ्रेंड, जो अभी ऊर्जा क्राइसिस चल रहा है, वेस्ट एशिया का जो क्राइसिस है उसके कारण जो हम लोग को ऊर्जा यानी गैस, पेट्रोल जिसकी दिक्कत हो रही है फ्रेंड्स, तो इसी की समस्या को दूर करने के लिए ऐसी समस्या न उत्पन्न हो, इसी को दूर करने के लिए पहले ही जो मोदी सरकार थे वो जब श्रीलंका गए थे तो वहां की त्रिकोमाली बंदरगाह है, वहां पे उन्होंने क्या किया था, कहा था कि ये त्रिकोमाली बंदरगाह इसको हम ऊर्जा केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। मतलब यहाँ पे हम ऊर्जा को भंडारित करेंगे कि फ्यूचर में अगर कोई क्राइसिस आता है, ऊर्जा क्राइसिस, तो हम अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। तो ये आपका श्रीलंका में है त्रिकोमाली बंदरगाह। इन निम्न कथनों पर विचार करें। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 10 वर्ष पूरे हुए। बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण वितरण में केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर शीर्ष पर रहा। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही। लेकिन ये राज्यों के मामले में नहीं पहले स्थान पर रहा, केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में पहले स्थान पर रहा।
तो आपका सत्य कथन चुने तो आपका 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। फ्रेंड्स ये लिख लेते हैं। छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अप्रैल 2025 में इसका आयोजन थाईलैंड बैंकॉक में किया गया, सही है। इस शिखर सम्मेलन का विषय वस्तु था बिम्स्टेक परस्परस रेजिलियंट एंड ओपन था, ये भी सही है। असत्य कथन का चयन करें तो दोनों कथन सत्य है, तो असत्य कथन हो जाएगा न तो 1 और न ही 2, ऑप्शन बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। युद्धाभ्यास इंद्र 2025। फ्रेंड्स ये जो युद्धाभ्यास है इनसे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। किस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अप्रैल 2025 में इस युद्धाभ्यास का आयोजन भारत एवं रूस की वायुसेनाओं के मध्य किया गया, गलत। ये आपका नौसेना के मध्य किया गया था। इसका आयोजन असम के जोरघाट में हुआ, गलत। ये आपका चेन्नई में हुआ था, तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। तो दोनों कथन आपके गलत हो गए। सत्य कथन चुनना है, न तो 1 और न 2, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में यूके की पत्रिका टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 जारी की गई। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें पेकिंग विश्वविद्यालय चीन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, गलत। जो चीन का सिंघुआ विश्वविद्यालय था उसको प्रथम स्थान मिला था, तो ये गलत हो गया। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय संस्थान है, सही। तो आपका सत्य कथन कौन होगा, केवल 2, ऑप्शन बी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला में भारतीय एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई का उद्घाटन किया गया, बिल्कुल सही। भारत एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला विश्व का 17वां देश बना, ये भी सही है। तो सत्य कथन चुने तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वें विधि आयोग के संबंध में लिखित कथनों विचार करें। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश दिनेश माहेश्वरी, इंपॉर्टेंट है, दिनेश माहेश्वरी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया, बिल्कुल सही। एम सीतलवाड़ प्रथम भारतीय विधि आयोग के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। तो सत्य कथन चुने 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें। आईएनएस वर्षा भारत का पहला समर्पित परमाणु पनडुब्बी बेस है, ये भी सही। यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में स्थित है लेकिन विजयवाड़ा नहीं, विशाखापट्टनम में है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा कथन सही है, सत्य कथन चुने तो केवल 1 सही होगा, ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में रक्षा विकास एवं अनुसंधान डीआरडीओ ने स्वदेशी ग्लाइड बम का सफल ट्रायल किया। इसका क्या नाम है, स्वदेशी ग्लाइड बम, इसका नाम है गौरव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु में नए पंबन पुल का उद्घाटन किया गया। इस संबंध में लिखित कथनों विचार कर। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंबन पुल। यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है, बिल्कुल सही। इसका निर्माण रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL द्वारा किया गया, ये भी सही। तो आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, सत्य कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का निधन हो गया। इस संबंध में लिखित विचार करें। इनका वास्तविक नाम हरि किशन गोस्वामी था, एकदम सही। वर्ष 2015 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये भी सही है। सत्य कथन चुने 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईकेएमए 2025 का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है। ये था आपका अफ्रीका भारत बहुराष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, जो तंजानिया के कोस्ट पे हुआ था, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन का निधन हो गया। इन्हें निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान प्राप्त नहीं था। पद्मश्री प्राप्त था, पद्म भूषण था, पद्म विभूषण था, भारत रत्न इन्हें प्राप्त नहीं था, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में यूनेस्को द्वारा 11 देशों में से 16 नए वैश्विक जियो पार्क नामित करने की घोषणा की गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर कोरिया एवं सऊदी अरब वर्ष 2025 में पहली बार ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल हुए, बिल्कुल सही।
भारत में वर्ष 2025 में 2 यूनेस्को जियो पार्क घोषित किए। गलत। अभी तक भारत में कोई भी यूनेस्को जियो पार्क घोषित नहीं किया गया है। तो आपका कौन सा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, केवल एक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 वर्ष पूर्ण हुए। इस योजना के अंतर्गत ऋण वितरण में शीर्ष 3 राज्य कौन है? तो केंद्र शासित प्रदेश में कौन था? जम्मू कश्मीर। तो राज्यों में कौन है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। ऑप्शन ए सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में ओडिशा सरकार द्वारा सिमलीपाल उद्यान को आधिकारिक सूचना द्वारा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। बिल्कुल सही। सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी सही। तो ऑप्शन ए और दो दोनों सही है। ऑप्शन सी सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल 2025 में अप्रैल 2025 में प्रारंभ भारत प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक विद्यालयों का कायाकल्प, ग्रामीण भारत के उद्यमियों को सशक्त बनाना। ये सही है। आपका ऑप्शन बी सही है। जो ग्रामीण भारत के उद्यमी उनको सशक्त बनाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस अप्रैल 2025 में नहीं मनाया गया? फ्रेंड्स, जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ये फ्रेंड्स 5 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस ये आपका 10 मई को मनाया जाता है। तो ये आपका मई में आ गया, तो यही आपका अप्रैल में नहीं है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस ये आपका 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और विश्व विरासत दिवस ये आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आपका ऑप्शन गलत कौन सा है? क्योंकि वो अप्रैल में नहीं मनाया जाता है, वो है आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। ऑप्शन बी सही है। फ्रेंड्स, ये हमारे 150